सूडान। अगर ये कहा जाए कि दुनिया में इस वक्त अगर सबसे बुरे हालात किसी देश के अंदर हैं तो वो सूडान के अंदर हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। गाजा पट्टी के अंदर अभी तबाही और जुल्म सितम को रुके हुए चंद दिन ही गुजरे हैं, बल्कि वो सही से रुक भी नहीं सका है कि अब सोशल मीडिया पर हर तरफ सूडान दिखाई दे रहा है। और उसकी वजह भी यही है कि क्योंकि सूडान से लगातार जिस तरह के फोटोज़, जिस तरह की वीडियोज़ आ रही हैं, वो यकीनी तौर पर दिल दहला देने वाली हैं। लोग अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सूडान जेनोसाइड पोस्ट कर रहे हैं, और हैरानी की बात तो ये है कि जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले तक गाजा की वजह से इजराइल के बॉयकॉट की मुहिम चलाई जाती थी, बिल्कुल वैसे ही सूडान को लेकर भी एक बॉयकॉट की मुहिम दिखाई दे रही है। मगर फ़र्क ये है कि इस बार बॉयकॉट इजराइल का नहीं बल्कि खुद एक मुस्लिम देश का हो रहा है, एक बहुत ही अमीर और असरदार देश कि जिसको हम और आप लोग यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नाम से जानते हैं। अब जहां एक तरफ तो ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अभी भी ज्यादातर लोग इस पूरे मामले पर कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, और वो ये सब कुछ देखकर बस ये जानना चाहते हैं कि आखिर सूडान में चल क्या रहा है। सूडान के अंदर ये हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में मरने वाले लोग कौन हैं, और उससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि इनको बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल करने वाले लोग कौन हैं। और इस पूरे मामले में मतलब सूडान की जो कहानी है उसमें यूएई का और ख़ास तौर से यूएई का जो गोल्ड है, मतलब कि सोना है, उसका क्या एंगल है। इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले तो आप लोग ज़रा इस नक्शे को देखिए। दुनिया में यहाँ पर मौजूद है वो देश कि जिसको हम लोग सूडान कहते हैं। वैसे तो अभी भी एरिया के हिसाब से ये देश अच्छा खासा बड़ा है, मगर आज से कुछ साल पीछे जाएं तो ये देश और भी बड़ा हुआ करता था, मगर फिर इसके दो टुकड़े हो गए और नीचे का जो हिस्सा था वो एक अलग देश बना कि जिसको साउथ सूडान कहा जाता है। मुस्लिम मेजोरिटी वाले इस देश के अब अगर इतिहास पर नजर डालें तो 1956 से पहले ये देश भारत की तरह ही अंग्रेजों के कंट्रोल में हुआ करता था। 1956 में इस देश को आज़ादी तो मिल गई, मगर आज़ादी मिल जाने के बाद भी शायद डेमोक्रेसी इसकी किस्मत में लिखी हुई नहीं थी, क्योंकि हुआ ये कि तब से लेकर अब तक लगातार ये देश उथल पुथल का ही शिकार रहा है। जब भी यहाँ पर इलेक्शन होता है, कोई गवर्नमेंट चुनी जाती है, तो हमेशा ही इस देश की ताकतवर आर्मी का जो जनरल होता है वो नमूदार होता है और हुकूमत पर कब्जा कर लेता है। ये कहानी हमारी तरह शायद आपको भी बिल्कुल सुनी सुनी सी लगती होगी, क्योंकि यही तो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी होता आया है। मिसाल के तौर पर इन साहब से मिलिए। इनका नाम है उमर बशीर और इनका काम है सूडान के ऊपर सबसे लंबे वक्त तक राज करना। किसी दौर में ये खुद भी आर्मी के एक जनरल हुआ करते थे। 1989 में इन्होंने आर्मी के जरिए से वहाँ की हुकूमत का तख्ता पलट करके हुकूमत पर कब्जा किया, और तब से लेकर लगातार अगले 30 साल तक मतलब 2019 तक अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करके अलग अलग पदों पर बैठकर सूडान के ऊपर राज किया। मगर जाहिर है ये जनाब मतलब कि उमर अल बशीर जो खुद किसी दौर में आर्मी की ताकत के बलबूते पर हुकूमत में आए थे, इनको भी अब यही डर सताता रहता था कि कहीं इनकी हुकूमत का भी तख्ता पलट ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन इस देश की आर्मी या देश के अंदर मौजूद कोई दूसरी बड़ी ताकत इनके खिलाफ बगावत करे और इनको गद्दी से उतार दे। बस इसी डर की वजह से उमर अल बशीर ने किसी दौर में अपने वफादार लोगों की एक पर्सनल आर्मी बना ली, जिस पर्सनल आर्मी का काम सिर्फ और सिर्फ इतना था कि वो उमर अल बशीर की हुकूमत की हिफाजत करे। अब होता ये था कि जब भी सूडान देश के किसी भी इलाके में ये महसूस हुआ करता था कि यहाँ से उमर अल बशीर के खिलाफ बगावत हो सकती है, या फला इलाके में उमर अल बशीर के खिलाफ कोई आवाज उठने लगी है, तो वहाँ जाकर उमर अल बशीर की बनाई हुई जो पर्सनल आर्मी थी वो उस बगावत को या उस उठने वाली आवाज को सख्ती के साथ कुचल दिया करती थी। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे उमर अल बशीर की ये आर्मी भी ताकतवर होती गई। कुछ सालों के अंदर ही उमर अल बशीर ने अपने वफादारों की इस फौज के जरिए से सूडान के अंदर हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों को कत्ल करवा डाला। वो इसलिए क्योंकि अब बड़े विरोध तो छोड़िए बल्कि कोई छोटे लेवल का भी विरोध हो जाता, मतलब कहीं पर कोई प्रोटेस्ट हो जाता, जैसा कि दुनिया के किसी भी देश में हुकूमत के खिलाफ होता रहता है, तो उस प्रोटेस्ट पर भी इसी ताकतवर आर्मी को छोड़ दिया जाता था। वो इन लोगों से सख्ती के साथ निपटती और अगर बात नहीं बनती तो बड़े ही आसानी के साथ इन सबको कत्ल भी कर देती थी। शुरू के सालों में तो उमर अल बशीर की ये जो आर्मी थी ये काफी बिखरी हुई थी, लेकिन फिर 2013 आते आते इस पूरी आर्मी को एक जगह पर इकट्ठा किया गया और इसको
آرگنائز کرके एक नाम दिया गया RSF, जिसका पूरा मतलब था रैपिड सपोर्ट फोर्स। कुछ वक्त और गुजरा और जब ये आर्मी और भी ज्यादा ताकतवर हो गई तो फिर तो ऑफिशियली इसको सूडान की एक पैरामिलिट्री फोर्स घोषित कर दिया गया। अब सूडान देश के अंदर दो फौजें थी, मतलब एक तो मेन आर्मी थी जो किसी भी देश के अंदर होती ही है, और दूसरी ये ताकतवर पैरामिलिट्री फोर्स थी। और उसके बाद साल आता है 2019 का, जिस साल वो हुआ कि जिसका डर उमर अल बशीर को हमेशा सताता था, मतलब उमर अल बशीर का तख्ता पलट हो गया। किस्मत का सितम देखिए कि जिस तरह से किसी दौर में उमर अल बशीर ने खुद आर्मी का सहारा लेकर तख्ता पलट करके हुकूमत हासिल की थी, बिल्कुल वैसे ही 2019 में उमर अल बशीर से हुकूमत छीन भी ली गई। और सबसे ज्यादा हैरानी तो आपको ये जानकर होगी कि जिन लोगों ने उमर अल बशीर का तख्ता पलट किया उनमें सूडान के आम लोग और सूडान की मेन आर्मी के अलावा वो RSF मतलब कि रैपिड सपोर्ट फोर्स भी शामिल थी, कि जिसको किसी दौर में इसी काम को रोकने के लिए बनाया गया था। सूडान के आम लोगों को लगभग 30 साल तक परेशान करने वाला एक डिक्टेटर तो अब जा चुका था, मगर उसके बावजूद भी सूडान के लोगों को डेमोक्रेसी और शांति मिल नहीं सकी, क्योंकि 2021 में ही एक बार फिर से सूडान का कंट्रोल एक आर्मी के बंदे ने ही संभाल लिया था, जिसका नाम था अब्दुल फताह अल बुरहान। ये दरअसल जो सूडान की मेन आर्मी थी उसका जनरल था, और साल 2023 के शुरुआती महीनों तक पूरा का पूरा सूडान इसी इंसान के कंट्रोल में हुआ करता था। मगर तभी सूडान के अंदर एक बड़ा बदलाव आया, क्योंकि इस पूरे मामले में एक नए इंसान की एंट्री हुई जिसका नाम था मोहम्मद हमदान दगालो। ये उसी RSF का कमांडर था, या आप कह सकते हैं कि मेन लीडर था, कि जिसको किसी दौर में उमर अल बशीर के द्वारा बनाया गया था और जो अब हद से ज्यादा ताकतवर भी हो चुकी थी। अब वैसे तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि 2019 में उमर अल बशीर का तख्ता पलट करने में ये दोनों ही कमांडर्स एक साथ में थे। इन दोनों की फौजों ने ही इस तख्ता पलट में हिस्सा लिया था, और शुरुआत में सूडान पर राज भी मिल बांट कर ही किया था, क्योंकि जहां एक तरफ अब्दुल फताह अल बुरहान मेन गद्दी पर बैठा था तो अब्दुल फताह अल बुरहान ने मोहम्मद हमदान दगालो को अपना डिप्टी बनाया था। मगर 2023 की शुरुआत आते आते इन दोनों में झगड़ा शुरू हो गया था और पूरी हुकूमत को ही अपने कंट्रोल में लेने की कोशिशें शुरू हो गई थीं। इन दोनों के इसी लालच की वजह से अब सूडान के अंदर माहौल इतना ज्यादा खराब हुआ कि सिविल वॉर का आगाज हो गया। हुकूमत हासिल करने का इन दोनों कमांडर्स का ये जो लालच था, इसी लालच ने पूरे के पूरे सूडान देश को एक खतरनाक सिविल वॉर में झोंक दिया। एक ऐसी सिविल वॉर के जो 2023 के मार्च अप्रैल के महीने में शुरू हुई थी, और अब जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है तब भी लगातार जारी है। दो कमांडर्स की वजह से शुरू होने वाली ये जंग की जो पिछले लगभग 2.5 साल से लगातार जारी है, ये ऑलरेडी 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान ले चुकी है। सूडान के बहुत सारे इलाकों में भूखमरी के हालात पैदा हो चुके हैं, मतलब वहाँ तो खाने पीने को कुछ है नहीं। बाहर की दुनिया भी जो मदद भेजना चाहती है या भेज रही है, वो जंग के हालात की वजह से पहुँच नहीं पा रही है। मल्टीपल रिपोर्ट्स की माने तो इस जंग की वजह से हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं कि छोटे बच्चों को भी अपनी खुराक नहीं मिल पा रही है, और इसी खुराक न मिल पाने की वजह से अब तक 5 या 5.25 लाख के करीब बच्चों की जान जा चुकी है। जंग से पैदा होने वाले हालात की वजह से जिन लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, उनका नंबर भी 10 लाख के पार पहुंच चुका है। 2 साल से ज्यादा की जंग के बाद अब अगर आप लोग सूडान देश के नक्शे पर नजर डालेंगे तो सूडान का जो ज्यादातर नॉर्थ और ईस्ट का इलाका है या फिर सेंटर का भी इलाका है, वो सूडान की मेन आर्मी के कंट्रोल में है, जिसमें जाहिर है सूडान की राजधानी खार्तूम भी शामिल है। जबकि सूडान का जो ज्यादातर वेस्ट और साउथ का इलाका है वो रैपिड सपोर्ट फोर्स के कंट्रोल में है। खास तौर से वो पूरा इलाका कि जिसको डारफोर कहा जाता है, वो भी रैपिड सपोर्ट फोर्स के कंट्रोल में आ चुका है। और अब पिछले कुछ दिनों से अचानक से सूडान जो हर तरफ चर्चाओं में आ गया है, उसकी वजह भी इसी इलाके में पड़ने वाला एक मशहूर शहर अल फाशिर है, जिसको हासिल करने के लिए RSF ने पिछले 18 महीने से इस शहर का घेराव कर रखा था। और 2025 के अक्टूबर के आखिरी दिनों में RSF आखिरकार जब इस शहर को हासिल करने में कामयाब रही तो फिर उसने शहर के अंदर घुसकर वो सब कुछ किया कि जिसको देखकर दुनिया के ज्यादातर देशों की ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस की, UN की, मानो सबकी चीखें निकल गईं, क्योंकि अलग अलग रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि इन लोगों ने शहर हासिल करते ही अंदर जाकर अंधाधुंध कत्लेआम मचाया। निहत्ते आम लोगों को बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, लूटपाट किया गया और न जाने कौन कौन से क्राइम्स किए गए। इस शहर के जो सैटेलाइट इमेजेस वायरल हो रहे हैं उसमें भी क्लियरली देखा जा सकता है कि शहर के सड़कों पर या बाकी खुली हुई जगहों पर लोगों की लाशें नजर आ रही हैं या फिर लाशों के टुकड़े नजर आ रहे हैं। अब आखिर में सवाल ये खड़ा होता है कि UAE मतलब कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का इस पूरे मामले से
से क्या लेना देना है। तो दोस्तों बात ये है कि 2023 में जब ये सिविल वॉर शुरू हुई थी तो कुछ महीनों के बाद ही सूडान की मेन आर्मी के कमांडर मतलब कि अब्दुल फताह अल बुरहान की तरफ से यूएई के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये जो आरएसएफ पूरी जंग लड़ रही है इसकी फंडिंग सिर्फ और सिर्फ यूएई कर रहा है। न सिर्फ इल्ज़ाम लगाया था बल्कि यूएई के मेन लीडर को स्टेट माफिया कह दिया था। अब यूएई जैसे देश के मेन लीडर को ही स्टेट माफिया कह देना कोई आम बात नहीं है। इसके बाद सूडान के अंदर यूएई के जितने भी डिप्लोमेट्स मौजूद थे उनको भी फौरन देश से निकाल दिया गया था। अब वैसे तो उस वक्त यूएई ने इन तमाम इल्जामों को पूरी तरीके से झूठा करार दिया था और इनको खारिज कर दिया था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे मीडिया की तरफ से जिस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं उनमें से ज्यादातर रिपोर्ट्स में इन सारे इल्जामों को न सिर्फ सच्चा करार दिया गया है बल्कि ये भी बताया गया है कि यूएई आरएसएफ को क्यों फंड कर रहा है और वो क्यों चाहता है कि सूडान के अंदर ये सिविल वॉर चलती रहे। और वो वजह बताई गई है वो कुछ और नहीं बल्कि हमारी दुनिया की सबसे कीमती चीजों में से एक मतलब कि गोल्ड है। आप में से जो लोग भी नहीं जानते हैं तो उनको बताते चलें कि सूडान की आम आवाम भले ही अपने लीडर्स की वजह से आज तक गरीब हो मगर सूडान की गिनती पूरे अफ्रीका के उन 2-3 देशों में की जाती है जिनके पास सबसे ज्यादा सोना मौजूद है। बल्कि सही ये होगा कि हम कहें कि जिस देश की जमीन के नीचे सबसे ज्यादा सोना मौजूद है और यहीं से इस मामले में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एंट्री हो जाती है। अब यहाँ पर एक और भी नोट करने वाली बात ये है कि सूडान का ज्यादातर सोना उसकी जमीन के उस हिस्से में मौजूद है कि जो शुरू से ही आरएसएफ के कंट्रोल में रही है। अब जाहिर सी बात है आरएसएफ की हुकूमत दुनिया में रिकॉग्नाइज तो है नहीं, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक अब यूएई करता ये है कि आरएसएफ से वो तमाम सोना लीगली या इलीगली बहुत सस्ते दामों पर लेता रहता है और फिर उसको किसी भी तरीके से यूएई पहुंचाया जाता है और सूडान से हद से ज्यादा कम दामों पर हासिल किया गया ये सोना यूएई के मार्केट में उतरते ही न सिर्फ पूरी तरीके से लीगल होता है बल्कि इसके जो रेट होते हैं वो भी वही होते हैं जो बाकी दुनिया में चल रहे होते हैं। अब पिछले कई सालों से लगातार चल रहे इस नेटवर्क के लिहाज से देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा घाटा सूडान के आम लोगों का हो रहा है। सबसे ज्यादा फायदा जाहिर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का हो रहा है। मगर जहां तक सवाल बीच में मौजूद आरएसएफ का है तो उसको इसी गोल्ड के सहारे ही फंडिंग मिल रही है। दरअसल यूएई जितना भी पैसा देता है उसके जरिए से ही आरएसएफ के लिए हथियारों का इंतजाम होता है, उसके जरिए से ही आरएसएफ के जितने फाइटर्स हैं उनकी तनख्वाहों या बाकी चीजों का इंतजाम किया जाता है और इस तरह से ही पिछले 2-2.5 साल से लगातार इस जंग को जारी रखा गया है। अब अगर यूएई के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो तो आज भी इन सारे इल्जामों को पूरी तरीके से खारिज करता है बल्कि उसने तो अल फाशिर नाम के उस शहर में जो कुछ हुआ है उसको भी कंडेम किया है। मगर जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि अगर तमाम मीडिया रिपोर्ट्स को सामने रखा जाए तो उसमें से ज्यादातर तो कुछ और ही इशारा कर रही हैं। बाकी इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।